मनीष भारती है और मैं मानववादी छात्र युवजन सभा अर्जक संघ का राष्ट्रीय संरक्षक। आज का विषय है भगत सिंह। लेकिन आज हम भगत सिंह की बात क्यों कर रहे हैं? क्या भगत सिंह आज की तारीख में, आज के परिवेश में हम लोगों की जिंदगी में कुछ असर डालते हैं? क्या भगत सिंह को पढ़ना जरूरी है? क्या कहते थे भगत सिंह और क्या सोचते थे भगत सिंह? किस तरीके का सपने का भारत भगत सिंह के दिलो दिमाग में बसता था? क्या आज भारत को भगत सिंह के सपने जैसा भारत होना चाहिए, या क्या आज हम भगत सिंह के जो सपने का भारत था उसे बना पाए हैं 70 साल बाद? इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम भगत सिंह पे चर्चा कर रहे हैं। एक भूख हड़ताल शुरू हुई थी जो कि 116 दिन तक निरंतर चली। पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी भूख हड़ताल का कोई दूसरा उदाहरण मुझे तो याद नहीं आता। क्या आज भारत के लोग उस 116 दिन की भूख हड़ताल को याद रखते हैं? क्या वो समझते हैं कि क्यों भगत सिंह ने उस हड़ताल को और उनके साथियों ने उस हड़ताल को 116 दिन तक चलाया था? क्या मकसद रहा होगा? क्या यातनाएं सही होंगी? और क्या क्या उन्होंने देखा? इसी सब विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों के साथ हैं जुड़े हुए डॉक्टर रविंद्र राणा, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भगत सिंह के ऊपर विशेष रूप से इन्होंने काफी काम किया है। साथ ही में है हम अमीना और वैजयंती। तो मैं शुरुआत करूंगा कि डॉक्टर रविंद्र थोड़ा सा हमें बताएं कि भगत सिंह के जीवन की शुरुआत कब और कैसे? देखिए मनीष, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे हीरो हैं जो सदियों तक नौजवानों और देश और इस समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते रहेंगे और एक आदर्श बने रहेंगे। भगत सिंह एक ऐसी मिसाल हैं जिनको आगे रख करके आज के दौर में नौजवान जब उनको अंधेरा दिखाई देता है चारों तरफ, तब वो रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक 23 साल का नौजवान जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया, उसकी कहानी को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और मैं यहाँ मनीष ये भी बताना चाहूँगा कि हम आपने भी कहा कि भगत सिंह पर हम क्यों बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इतिहास पर क्यों बात करते हैं। इतिहास और खास तौर पर हमारी आज़ादी की जंग एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में हर नई पीढ़ी को जानना और सुनाना, समझाना बहुत जरूरी है। 1857 से लेकर के 1947 तक भारत की आज़ादी की जो जंग है, बहुत ही शानदार और बहुत ही साझी विरासत की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इस बात की मिसाल है कि कैसे जातियों धर्मों का भेद भूलकर, पेशों का भेद भूल करके लोग इस जंग में शामिल हुए और लड़े आज़ादी के लिए। और जिस आज़ाद हवा में आज हम सांस ले रहे हैं वो उन्हीं के बूते हैं। तो ये जो अतीत की चीज़ें हैं उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अतीत की वो चीज़ें जो सदियों में हमने हासिल की हैं, अगर हम अतीत को नहीं जानेंगे, इतिहास को नहीं समझेंगे तो भविष्य कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि भगत सिंह जैसे नायक हमारे देश में उनकी क्या भूमिका है और वो आज के दौर में कैसे रिलेवेंट हो सकते हैं, कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि स्मृति जो है वो बहुत भरोसेमंद चीज़ नहीं होती है। स्मृति सिलेक्टिव होती है। आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो नई पीढ़ी तक इतिहास के तथ्यों को चुन करके उनकी व्याख्या करे और नई पीढ़ियों तक ले जा करके ऐसी सामूहिक स्मृतियों का निर्माण करे जो हमारी साझा स्मृतियां हैं, जो हमारे लिए गौरवशाली हैं और जो हमारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ मनीष कि कुछ अतार्किक, अवैज्ञानिक और सांप्रदायिक नज़र से व्याख्या करके इतिहास की और तथ्यों की उनको उभारने का काम भी कुछ लोग करते रहते हैं और बाकी तथ्यों को नज़रअंदाज करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमको इसको भी समझना जरूरी है। तो भगत सिंह एक ऐसे नायक हैं
जो बेहद कम उम्र में इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, और भगत सिंह के केवल उस पक्ष को उभारा गया जो उनका हीरोइज्म का पक्ष है, उनका जो बौद्धिक पक्ष है उसको नहीं उभारा गया। तो मुझे लगता है हम यहाँ इस चर्चा में उनके बौद्धिक पक्ष को भी उभारने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस दौर से जब भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में। ये गांव अब पाकिस्तान में है, 47 के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, उस समय भारत का ही हिस्सा था। और उनकी माँ विद्यावती कौर और पिता सरदार किशन सिंह थे। उनके चाचा अजीत सिंह भी क्रांतिकारी थे। और एक ऐसा परिवार था जो किसान परिवार था, जो आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन उसमें ऐसे बीज उस परिवार में अंदर थे। उस परिवार के दिलो दिमाग में एक उस समय आज़ादी के लिए जो है वो आज़ादी की जंग के लिए लड़ने का जज्बा कुलबुला रहा था। और भगत सिंह के पिता, उनकी माँ, उनके चाचा सब गांधी जी के फॉलोअर्स थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसे परिवार में भगत सिंह जन्मे जहां उनको स्वतंत्र तौर पर आज़ादी के लिए काम करने का मौका मिला, ऐसा माहौल मिला। इसको आज के परिवेश से जोड़कर भी देख सकते हैं हम। जब आज के परिवेश में जब बच्चों को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने तरह से करियर चुन सकें, वो कौन सा सब्जेक्ट लें, किस तरह की पढ़ाई करें, कि कहाँ शादी करें, कहाँ करियर का चुनाव करें, ये आज़ादी भी आज जब हमारा समाज नहीं दे रहा है, तब हमें भगत सिंह के परिवार से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे उस परिवार ने अपने एक होनहार नौजवान को आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। एक संस्कार के वक्त भगत सिंह के पिताजी ने ये कहा भी था कि मेरा ये बेटा आज़ादी के लिए कुर्बान है, इसको मैं आज़ादी के लिए समर्पित करता हूँ, आज़ादी की लड़ाई के लिए। और जिस वक्त भगत सिंह की शादी की बात हो रही थी तो तब उन्होंने ये कहा भी था कि मेरी शादी तो आज़ादी से हो चुकी है, मेरी शादी कहीं अब नहीं हो सकती है, और मेरे पिताजी मुझे समर्पित कर चुके हैं देश की आज़ादी के लिए लड़ने को। तो ये एक इस तरह का परिवार था जो हमें एक प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है। जी, कर्नल राजपाल मलिक जी हम लोग के साथ हैं। मैं कर्नल मलिक से पूछना चाहूँगा कि भगत सिंह के जीवन कर्नल साहब आपको किस तरीके से इंस्पायर करता है? देखिए, एक बहुत जबरदस्त शख्सियत एक छोटे से बिल्कुल गांव के लेवल के परिवार में जो पैदा हुई। अब मैं आपको उसके 10 साल की उम्र का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता था। वो जो देश के बारे में सोचता था कि उस उम्र में वो अपने खेतों में जाके एक दिन सुबह सुबह का टाइम होगा और वो जमीन में खोद के और छोटी सी कोई 2-4 चीजें डाल रहा था जमीन के अंदर, और उनको ऊपर से मिट्टी डाल के, जैसे पंजाब में बोलते हैं गोडी करना, गोडी करके और उसके मतलब जमीन को हटा के और उसमें बीज रहा था। तो पिताजी आए, पास से निकले, तो उन्होंने बोला बेटा क्या कर रहा है? तो बेटा तो पहले तो उसकी तरफ देखा और बोला नहीं जी कुछ नहीं। फिर जब फादर ने बोला नहीं बेटे बता क्या कर रहा है, तो उसने कहा जी मैं बंदूका बीजदा, मतलब मैं बंदूकें बीज रहा हूं। तो उसके दिमाग में तब से ये था कि ये अभी मैं बंदूक बीजूंगा तो इसमें खूब सारे फल जब निकलेंगे तो उसमें तो बंदूकें निकलेंगी। तो उसके दिमाग में ये था कि मैं देश के लिए और कुछ नहीं तो मैं ये ऐसी क्रांति लाऊंगा कि जिसमें हमको शायद बंदूकों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कमाल की चीज है। और ये मैं आपको बताऊं, ऐसे बच्चे उस उम्र में अगर ऐसे सोचते हो तो बाद में वो उसने क्या रंग लाया, वो कमाल की चीज। और जो दूसरी चीज, अच्छे अच्छे उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि हमारे विलायत में पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, कोई लॉ करे, उसने बैरिस्ट्रेट कर रखा, ये ऐसा कुछ नहीं उसके पास था। लेकिन उसकी जो सोच थी वो उस प्रकार की सोच थी जैसे वो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहा है, वो लेनिन के बारे में, टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ता है, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ रहा है कि हमारे देश में हम कैसे उस चीज को आगे लाएं। और ये कमाल की चीज है। और अगर उसका माइंड जो है और नॉर्मल पढ़ाई से इस तरह से चल रहा था, अगर उसको कहीं बाहर की विलायत की पढ़ाई मिल जाती तो वो पूरी दुनिया में आज उसका नाम होता। तो ये जो है ऐसा शख्सियत। जी 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 अमीना जी हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। अमीना जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज की तारीख में आप जो समाज का जो एक शोषित वर्ग है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आप काम करती हैं।
भगत सिंह की जरूरत सोशल सेक्टर में जो एक सामाजिक लड़ाई है, उसमें आप भगत सिंह को एक रोल मॉडल की तरह कैसे देखती हैं? भगत का जो कमाल था वो ये था कि वो पढ़ता था, वो सोचता था और वो अपने लिए अपने दिमाग का प्रयोग करता था। भारत में अभी तक ये आदत ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ी है। हम लोगों की आदत है कि कोई मसीहा आएगा और वो मसीहा मरेगा हमारे लिए, और वो मसीहा हमको आजादी दिलवाएगा या सोशल आजादी दिलवाएगा या हमको इकोनॉमिक आजादी दिलवाएगा। खुद अपने लिए लड़ना भारतवासियों को भगत से सीखना चाहिए। भगत ने खुद पढ़ा लिखा, खुद हथियार भी उठाए, खुद भूख हड़ताल भी की, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहा, अपने आप उसने एक्शन लिया। ये एक कमाल की चीज थी भगत में। इतनी छोटी सी उम्र में लोग बुढ़ापे तक भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और भगत ने इतनी छोटी सी उम्र में 23 बरस का तो वो चला ही गया इस दुनिया से। और उसको किससे मूल स्रोत मिली थी प्रेरणा की? वो थी करतार सिंह सराबा, गदर पार्टी का करतार सिंह सराबा। तो 18-19 बरस की उम्र में उसको फांसी दे दी थी सरकार ने। गदर पार्टी में था वो और उसकी पूरी, उसने भी बम फेंका था, मगर उसने पार्लियामेंट में बम नहीं फेंका था, उसने आर्मी के एक कैंप में जाके बम फेंका था। और वो, उससे कहा गया कि तुम इतने जवान हो, अगर तुम माफी मांग लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उसने कहा मैंने माफी मांगने के लिए काम किया नहीं है, मैं तो एक पॉइंट मेक कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि हम दब के नहीं रहेंगे, हम डर के नहीं रहेंगे, और हम अपने देश की आजादी लेकर ही रहेंगे। तो ये सीख करतार सिंह सराबा, जिनसे भगत सिंह बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, और भगत सिंह, इन दोनों नौजवानों से भारत की आज की पीढ़ी को सीखना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में हम लोगों को और ज्यादा खुलासा करना चाहिए और ज्यादा समझना चाहिए कि ये दोनों लड़के ऐसे कैसे विकसित हुए और हम और बच्चों को ऐसा कैसे बना सकते हैं। हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं वैजयंती जी। वैजयंती जी, आप भगत सिंह को आज की तारीख में जो हमारा सामाजिक आंदोलन है, जो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, उसमें आप भगत सिंह को अपने रोल मॉडल की तरह किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो हम सीख रहे हैं। हमने बहुत कम पढ़ा है भगत सिंह जी के बारे में, और बस हमारे जहन में ये हम पता लगा रहे हैं, ये सुन के आप लोगों से और कुछ विकिपीडिया, गूगल में ढूंढ के। मैं, I will not be able to tell you anything in a very conclusive manner because I am trying to figure things out myself. हम खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर हमारा जो काम है एक्टिविज्म, वो खासकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ और कुछ दलित महिलाओं के साथ, ट्रांसजेंडर दलित इन व्यक्तियों के साथ है। तो जैसे हम सुन रहे हैं, हमें ये भी लग रहा है कि हम जो हैं भगत सिंह के जैसे तो बिल्कुल है ही नहीं। You understand what I'm trying to say? That I am increasingly beginning to feel that I'm not as radical as Bhagat Singh. So I'm just figuring things out, and I'll. नहीं, हम समझ सकते हैं वैजयंती जी जिस बात को कह रही हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है कि एक्चुअली में यही एक परिस्थिति इस वक्त निर्माण हुई है 70 सालों के बाद आजादी के, कि हमारे जो हीरोज हैं उनके बारे में जो जानकारी है, उनके बारे में जो एक व्यापक जानकारी समाज के तौर पर हमारे हर व्यक्ति को मिलने का एक अधिकार था। उस अधिकार में हमें बहुत सारी बातें पता है, बहुत सारे नेताओं के बारे में, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, चाहे हम गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, सरदार पटेल की बात करें लेकिन भगत सिंह का जब नाम आता है तो भगत सिंह के नाम आने के बाद जो वो जानकारी है वो बहुत सीमित हो जाती है। उनका जो बौद्धिक पक्ष है, जो उनका सामाजिक पक्ष है, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ ये नहीं कहते थे कि मुझे अंग्रेजों से आजादी चाहिए। भगत सिंह का तो ये मानना था कि वो
इन अंग्रेजों के बाद जो दूसरी व्यवस्था आ रही है, कहीं वो व्यवस्था भी अंग्रेजों की तरह शोषक ना हो। इस विजन के साथ वो नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें एक नई व्यवस्था हो और समाजवाद के दायरे में रहकर भारत के जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आजादी की बात भगत सिंह करते थे। तो क्या वो विचार भगत सिंह का इतना बड़ा था जिस वजह से लोग डरे रहे भगत सिंह के उस विचार से, और यही कारण रहा कि भगत सिंह का वो विचार लोगों के बीच में नहीं आया? सिर्फ एक पोस्टर बॉय आजादी के बन के उनको रख दिया गया और उनको वहीं तक के लिए सीमित कर दिया गया। उनकी विचारधारा पे उनका जो विमर्श था उसको समाज में क्यों नहीं लाया गया? डॉक्टर साहब देखिए मनीष जी, आपने सही कहा। भगत सिंह ये चिंता खुद जाहिर करते थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि देश से गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आ जाएं। यानी उनकी चिंता, उनके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट था और पूरा एक कार्यक्रम था कि देश आज़ाद होगा तो कैसे होगा और आज़ादी के बाद किस तरह की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। उनका एक कोट में उन्होंने एक जगह लिखा, उसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। भगत सिंह लिखते हैं कि जब तक जो लोग दबे कुचले हैं और जो लोग उनकी पीठ पर सवार होकर आगे बढ़े हुए हैं, उन दोनों के बीच अब कोई अमन चैन नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ वर्गों का अंत हो सकता है। जब तक पहले न्याय ना हो तब तक सद्भावना की बात करना अनर्गल प्रलाप है, और जब तक इस दुनिया का निर्माण करने वालों को उनकी अपनी मेहनत पर अधिकार ना मिले तब तक न्याय की बात करना बेकार है। यानी भगत सिंह ये चाहते थे कि इस समाज का, इस देश का जो दबा कुचला वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनकी इस देश के निर्माण में बराबर हिस्सेदारी हो, उनको हर तरह की स्वतंत्रता मिले। जैसे कि हमने संविधान की प्रस्तावना में हमने लिखा भी कि हम समाजवादी गणतंत्र हैं और हम बराबरी का अधिकार देते हैं, रोजगार का बराबरी का अधिकार देते हैं नागरिकों को, हम रहने की आज़ादी देते हैं, जीने की आज़ादी देते हैं, अपने हिसाब से करियर चुनने की आज़ादी देते हैं। लेकिन अगर आज हम अपने समाज के हालात को देखते हैं तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या आज एक 15 साल का, 16 साल का नौजवान भी अपने हिसाब से करियर चुन सकता है, अपने हिसाब से रोजगार चुन सकता है? क्या उसे समाज में इन सब तरह की स्वतंत्रताएं हैं? इन सब पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह के बनने की जो कहानी है उस पर बात होना बहुत जरूरी है मनीष जी, कि भगत सिंह कैसे बने, एक 23 साल का नौजवान इतना विजनरी कैसे बना, उस यात्रा पर बात करना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम उस यात्रा पर बात करें और आगे के कुछ एपिसोड्स में हम इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। भगत सिंह के जीवन पे सबसे ज्यादा जो उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट कहा जाए एक तरह से, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड तक वो गांधी जी के फॉलोअर थे और उनका परिवार भी गांधी जी का फॉलोअर था। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोगों को मार दिया अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में, तो वो अपने स्कूल से भगत सिंह वहां पर गए, लगभग 20 किलोमीटर पैदल चल करके, और वहां उन्होंने देखा कि किस तरह से मारा गया था भारतीयों को। वहां से वो खून से सनी हुई मिट्टी लेकर के घर वापस आए और उसको एक शीशी में घर पर रख दिया उन्होंने संभाल करके, और उन्होंने कहा कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक अब वो आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे, और उनके जीवन का एकमात्र मकसद यही है। और उसके बाद वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से उनका मोह भंग लगभग 1 साल में ही हो गया, क्योंकि गांधी जी ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बिना किसी रिजल्ट के असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। इससे भगत सिंह बहुत आहत हुए। भगत सिंह चाहते थे कि आंदोलन लंबा चले और निर्णायक हो। यहाँ से भगत सिंह ने पढ़ना लिखना शुरू किया और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नाम का एक संगठन बनाया। नौजवानों को संगठित करने का काम शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया और देखा कि दुनिया में किस तरह से रिवॉल्यूशंस हुए, उनका अध्ययन करना शुरू किया। इसके बाद वो कानपुर आ गए। कानपुर में वो चंद्रशेखर आजाद से मिले। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु से मुलाकात हुई उनकी, और इस टीम ने नौजवान भारत सभा का विलय करके एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। ये इन लोगों का एक बड़ा संगठन बना जिसके प्लेटफॉर्म पर इन सारे क्रांतिकारियों ने काम किया। और फिर 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन करते हुए लाला लाजपत राय की मौत हो गई अंग्रेजों की लाठियों से, तो इससे भगत सिंह बहुत आहत हुए
वो एक मैसेज देना चाहते थे अंग्रेजी सरकार को कि भारतीयों की जिंदगी इतनी कम कीमती नहीं है और वो आज़ादी के लिए संघर्ष करना और लड़ना जानते हैं और वो लड़ेंगे, और नौजवानों को भी एक मैसेज देना चाहते थे वो। तो भगत सिंह और राजगुरु ने 1928 में उस समय का जो पुलिस का एएसपी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह लगातार क्रांतिकारियों को एकजुट करने का काम चलाते रहे। वो लगातार सेशन चलाते थे एजुकेट करने के लिए साथियों को, स्टडी सर्कल्स चलाते थे जिनमें बैठ कर के बात होती थी दुनिया भर में चल रहे आंदोलनों के बारे में, रिवॉल्यूशंस के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में और भविष्य के बारे में। तो एजुकेट करके ऑर्गेनाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा रही थी, नौजवानों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा था। तो उनको लगा कि कैसे अपनी बात बड़े पैमाने पर पहुंचाई जाए। तो तय हुआ कि भाई असेंबली में बम फेंका जाए और बम इस तरह से फेंका जाए कि कोई जनहानि ना हो, और बम फेंकने के बाद अरेस्टिंग दी जाए, गिरफ्तारी दी जाए, भागे नहीं, और वहां से उस अदालत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए पूरी दुनिया में अपने विचार को फैलाने के लिए। तब तो कम से कम मीडिया छापेगा, तब तो कम से कम पूरी दुनिया में बहस का विषय बनेगा, और ऐसा ही हुआ भी। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जिम्मेदारी ली कि हम बम फेंकेंगे। वो उन दोनों ने बम फेंका, और ऐसी जगह फेंका जानबूझ करके जहां किसी की कोई मौत नहीं हुई, कोई इस तरह की जनहानि नहीं हुई वहां पे, और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। जब भगत सिंह अरेस्ट हो गए और जेल गए, तो जेल में जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, जेल में जो भारतीयों के साथ जो बर्ताव होता था, वो जो उन्होंने देखा, तो उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की वहां मृत्यु भी हो गई भूख हड़ताल के दौरान। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए तमाम तरह की यातनाएं दी गई मनीष जी, और उन यातनाओं में वो, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी, पानी तक नहीं पिया उन्होंने। और डॉक्टर इसमें मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि भगत सिंह की जब हम परिवार की बात करते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता था कि जैसा कि ये तो सभी लोग कहते हैं कि भगत सिंह के परिवार में गांधी जी से जुड़े हुए लोग, कई लोग थे जो आजादी के आंदोलन में उस वक्त गांधी जी के साथ थे, लेकिन साथ ही साथ एक पहलू और भी है कि भगत सिंह के परिवार के कुछ लोग महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ भी थे, उनकी फौज में भी थे। तो भगत सिंह को जो परिवार की तरफ से जो एक हम कहते हैं कि एक जो समझ मिली, वो जहां एक तरफ गांधी के अहिंसा आंदोलन के समर्थन में उनके पिता और चाचा थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के लोग रणजीत सिंह की सेना में थे। तो दोनों ही विचारधाराओं का जो एक एक्सपोजर है, क्या वही वो कारण था कि जिसकी वजह से बाद में आके जब चोरा चोरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो क्या वही कारण था कि इसलिए उन्होंने देखिए एक वैचारिक बदलाव उनके अंदर आया कि वो अहिंसा के बदले जो है वो थोड़ी जो एग्रेसिव जो राजनीति है, आक्रामक राजनीति है उसका और आंदोलन है, उसकी तरफ हो गए? देखिए, भगत सिंह बहुत अध्ययनशील थे, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी भी चीज को एज इट इज एडॉप्ट नहीं करते थे। कोई चीज विरासत में मिली है तो उसको बिना तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखे वो उसका पालन करने लगे, वो ऐसा कतई नहीं करते थे। भगत सिंह ने एक जगह खुद लिखा, वो लिखते हैं कि आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी क्रांतिकारी के दो अपरिहार्य गुण हैं। जो आदमी प्रगति के लिए संघर्ष करता है, उसे पुराने विश्वासों की एक एक बात की आलोचना करनी होगी। भगत सिंह लिख रहे हैं, उस पर अविश्वास करना होगा, उसे चुनौती देनी होगी, प्रचलित विश्वास के एक एक कोने में झांककर उसे विवेक पूर्वक समझना होगा। निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है, इससे मस्तिष्क कुंठित हो जाता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है। ये भगत सिंह अपने एक लेख में लिखते हैं। यानी भगत सिंह दिखा साफ तौर पर ये कितनी बड़ी बात अपने जीवन में अपनाते भी थे। मनीष, एक मिनट में बोलना चाहूंगी, कितनी बड़ी बात है जो भगत ने इतनी छोटी सी उम्र में कह दी। और आज हमारे देश के माँ बाप अपने बच्चों को उल्टी सीख सिखाते हैं कि प्रश्न मत करो, सवाल मत पूछो, जो तुमसे कहा जाए बिना कोई सवाल किए उसका पालन करो। हमारे ज्यादातर परिवार ऐसे ही बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और भगत से मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सीख ली हो। भगत सिंह की तारीफ तो सब कर देते हैं, उसका दिन भी मना लेते हैं, और अब तो हम देख रहे हैं जो हमारी बीजेपी की सरकार है उसने भी भगत को अप्रोप्रिएट कर लिया है। जो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी में और लकीर में
चलने वाली सरकार है, जहां पर प्रश्न पूछना सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे लोगों ने भी भगत को छीन दिया है। तो अब हमको भगत को बचाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। हमें भगत को रिट्रीव करके वापस लाना है और सबको दिखाना है कि भगत है क्या। जी मनीष। वाकई आमना, आपने बहुत सही बात कही कि भगत सिंह का जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो नौजवानों तक ले जाना जरूरी है। वो पोस्टर बॉय नहीं है, जैसा मनीष कह रहे थे कि उनको सिर्फ पोस्टर बॉय के तौर पर पेश कर दिया गया। तो भगत सिंह ऐसा आइकन नहीं है कि वो पोस्टर बॉय हो, वो पढ़ने लिखने वाला नौजवान था। आखिरी वक्त में मनीष जी, जब वो जेल में बंद थे और फांसी होने वाली थी कुछ घंटों बाद, उससे कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने मित्र जयदेव को एक पत्र लिखा और 6 किताबों की लिस्ट दी कि ये 6 किताबें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, ये मेरे पास भिजवा दीजिए, मुझे इनका अध्ययन करना है। और आखिरी वक्त में भी जब वो आदमी जा रहा था फांसी के लिए, तो तब उसने कहा, रुको, ठहरो 1 मिनट, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। और क्रांतिकारी का क्रांतिकारी से मिलने का उनका अर्थ था, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे उस वक्त। तो उस किताब को वो सुरक्षित रख के जाना चाहते थे, उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उनको पढ़ना चाह रहे थे उस वक्त। तो देखिए उस नौजवान का जज्बा कि उसको ये कतई परवाह नहीं है कि कुछ देर बाद फांसी होने जा रही है, वो देश के भविष्य के बारे में सोच रहा है। जी, और मुझे लगता है कि अगर हम जो सामाजिक संस्थाएं हैं मनीष, जैसे आपकी है, जैसे वैजयंती की है, जैसे राजपाल जी हैं, प्रोफेसर साहब तो हैं ही हैं, हम लोगों को भगत सिंह स्टडी सर्कल्स बनानी चाहिए और कम से कम 116 दिन तक हमको ये स्टडी सर्कल्स को एक्टिवेट करके, जैसे लोग अपने व्रत रखते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं व्रत के दौरान, वैसे हम लोग अगर भगत सिंह के 116 दिन जो उन्होंने व्रत रखा, अगर इन 116 दिनों को हम लोग भारत में पढ़ाई लिखाई समझने सीखने के लिए समर्पित करें, नए ज्ञान को, न कि पुरानी किताबों को पढ़ने का ये वक्त हम निकाल लें, धार्मिक ग्रंथों को रट रट के उगलने का जो हम लोग ने एक प्रक्रिया बना रखी है, उसको अगर हम लोग खत्म, अगर हमको भगत को सचमुच की श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो भगत के नाम पे हमको पढ़ना, सोचना, डिबेट करना, डिस्कशन करना, स्टडी सर्कल बनाना जैसे भगत ने बनाए थे, ये एक एक्टिविटी है जो हर सोशल संस्था को मेरे ख्याल से शुरू करनी चाहिए। ये एक उनको याद करने की ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होगी मेरे ख्याल से। आज जो मौजूदा रिजीम है बीजेपी बेसिकली उसकी जो आइडियोलॉजी है वो एक फासिस्ट आइडियोलॉजी है जो नस्ल पे और धर्म पे चलती है। और इसलिए जो लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे, जो लोग मध्य मार्गी की बात करेंगे, वो सभी लोग उनके दुश्मन नंबर 1 है। एक कट्टरपंथी मुसलमान उन बीजेपी का दुश्मन नहीं है, लेकिन एक सेकुलर हिंदू उनका मुसलमान से बड़ा दुश्मन है। कि जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में सबको लेके चलने की बात की गई थी और सबसे बड़े विरोधी अगर वो किसी चीज के थे तो वो ईश्वरवाद के थे, वो सांप्रदायिकता के थे, वो जाति प्रथा के थे। और इन तीनों चीजों के जिनके वो सबसे बड़े विरोधी थे, उनके सबसे बड़े समर्थक आज वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। और वो जब भगत सिंह का पोस्टर लेके चलते हैं तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते, उनको पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं गांधी को नीचा करेंगे, कहीं सुभाष को नीचा करेंगे, कहीं सरदार पटेल को नीचा करेंगे, कहीं नेहरू को नीचा करेंगे, लेकिन वो अपने किसी आदमी के बारे में बात नहीं करते। वो सावरकर की बात नहीं करेंगे, वो गोखले की बात नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि कैसे करेंगे इनकी बातें जो करेगा उसको तो शर्म आ जाएगी। इनकी बातें कैसे कर सकते हैं, जो उनके पुरखे थे वो तो बात करने लायक भी नहीं है। बात करने लायक नहीं। क्या कहना है कि भगत को इनके चंगुल से छुड़ाना आज के लिए सबसे अति आवश्यक काम है। और जवान पीढ़ी में भगत के बारे में ज्ञान, स्टडी सर्कल्स और तर्क के थ्रू, ज्ञान के थ्रू पैदा करना, ये हम सबका मिशन बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब आप एक राउंड अप कीजिए और हमें बताइए कि अगले एपिसोड में हम किन किन चीजों पे, भगत ने बिल्कुल पब्लिकली अनाउंस किया था कि मैं नास्तिक हूं और ये भी कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में हमको इसी को डिस्कस करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कहते हुए आप इस प्रोग्राम की समाप्ति कीजिए। जी, आपने बहुत सही कहा कि भगत सिंह को लेकर के
स्टडी सर्कल्स नौजवानों के बीच में होने चाहिए और उनको बताया जाना चाहिए कि भगत सिंह वैचारिक तौर पर क्या सोचते थे, किस तरह की दुनिया चाहते थे और किस तरह का आंदोलन वो कर रहे थे। वास्तव में भगत सिंह ने कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर न लिखा हो। जिंदगी के हर पहलू पर, देश और समाज के हर पहलू पर वो सोचते थे, वो लिखते थे। उन्होंने लिखा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और जो लोग ये सोचते हैं कि उनके शरीर को नष्ट करके वो इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे, ये उनकी भूल है। उन्होंने लिखा, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के सिर पर मेरे विचार एक अभिशाप की तरह तब तक मंडराते रहेंगे जब तक भारत आज़ाद ना हो। ऐसा लिख रहे थे भगत सिंह। भगत सिंह ने गरीबी अमीरी के बीच बारे में लिखा, जैसा मनीष ने बताया, सांप्रदायिकता के बारे में लिखा उन्होंने, ईश्वर के बारे में लिखा उन्होंने, और किस तरह की सरकार होनी चाहिए देश में आज़ादी के बाद, इसके बारे में उन्होंने लिखा और तर्कपूर्ण तरीके से लिखा। मुझे लगता है कि उनके एक एक लेख पर हमें अलग से बात करनी चाहिए। इस देश के नौजवानों को उनके एक एक लेख को पढ़ना चाहिए, उसको उस पर डिस्कशन करना चाहिए कि भगत सिंह ऐसा कह रहे थे तो क्यों कह रहे थे, वो कहाँ गलत थे, कहाँ ठीक थे। मैं ये नहीं कहता कि भगत सिंह को आंख मूंद करके एडॉप्ट कर लिया जाए। भगत सिंह की बात थी, भगत सिंह ने कहा था कि किसी भी विचार को आंख मूंद करके एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आप भगत सिंह को पढ़ें, नौजवान इस देश के, डिस्कशन करें, आर्गूमेंट करें, दूसरी आइडियोलॉजीज को पढ़ें और कंपेयर करें कि बेहतर क्या है, तो आप पाएंगे कि भगत सिंह वाकई में सही कह रहे थे। तो मुझे लगता है मनीष जी आपने बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे किया है, आमना जी ने बहुत शानदार बातें रखी हैं, कर्नल राजपाल मलिक ने बहुत सारी बातें जोड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हमें इस तरह के डिस्कशंस और करने चाहिए और नौजवानों को करने चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए। अगर एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, अगर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कट्टरता ना हो, एक सोचने वाले समाज का, एक समझने वाले समाज का अगर हमें विकास करना है तो अंधभक्ति को तो हमें बिल्कुल खत्म करना होगा, निकालना होगा और सोच समझ के ही बातों को आगे समझ के आगे चलना। जी निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और इस विचार को आगे लेके जाने के लिए कि भगत सिंह आज हम सब के जीवन में किस तरीके से मॉडल बन सकते हैं। आज के एपिसोड में एक बुनियादी तौर पे भगत सिंह की शुरुआत और किस तरीके से भगत सिंह ने अपनी एक विचारधारा के दम पर अपनी एक पहचान बनाई, उसके बारे में बात की। अगले एपिसोड में निश्चित तौर पर हम एक एक विषय के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जो जीवन के अलग अलग संघर्ष भगत सिंह ने किए हैं, उन संघर्षों के ऊपर एक एक एपिसोड, और साथ ही साथ उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा पे किसी एक बिंदु पे हम विस्तार से चर्चा को आगे करेंगे। इस कड़ी की शुरुआत करने के लिए भगत सिंह का एक परिचय जो हम लोगों ने अपने अपने नजरियों से समझा है वो आप लोगों के आगे रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपने सुझाव हम लोगों को निश्चित तौर पे दीजिए ताकि हम भगत सिंह, उनके जीवन और आज भारत की परिस्थिति में उनके दर्शन की जो जरूरत है उसको समझ सके और उसके ऊपर अपनी चर्चा को एक सार्थक रूप दे सके। आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।